जय हिंद दोस्तों। आज एनएसआरटी सीरीज का छठा क्लास है और जो टॉपिक चल रही है मोशन ऑफ द अर्थ, इसका सेकंड क्लास है। इससे पहले जो पांचवी क्लास है वो मोशन ऑफ द अर्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ठीक है, आज सेकंड क्लास है और कोशिश रहेगा कि आज इस सेशन में पूरा मोशन ऑफ द अर्थ को अच्छा से कवर किया जाए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जितना भी क्लासेस है उसको देख लीजिए, क्योंकि इतना भी जितना भी क्लासेस है, हाँ, और मुख्य रूप से मोशन ऑफ द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इसीलिए कि आगे जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे मानसून मैकेनिज्म हो गया, विंड सिस्टम हो गया, प्रेशर बेल्ट हो गया, ओशन करंट हो गया या फिर एग्रीकल्चर पैटर्न हो गया, हम्म, ये जितना भी आप आगे पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा, बेस यही बनेगा। इसको जब तक नहीं समझेंगे वो वाला आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि मोशन ऑफ द अर्थ को, जो इससे पिछले वाला क्लास है यानी पांचवी सीरीज, जो पांचवी है, लेक्चर पांचवी है, उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ द अर्थ जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हिंदी में कहा जाता है पृथ्वी की गतियां। हाँ, पृथ्वी की गतियां। हाँ, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियां हम लोग कितना तरह का पढ़े थे? हम लोग दो तरह का पढ़े थे। एक है दैनिक गति, हाँ, दैनिक गति, हाँ, दैनिक गति, और दूसरा होता है वार्षिक गति। हाँ, वार्षिक गति, हाँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल एनुअल मोशन। ठीक है, और यह है डेली मोशन, डेली मोशन। ठीक है, तो दैनिक गति में हम लोग बताए थे क्या कि जब दैनिक गति होता है तो ये अपना एक्सिस में घूमती है, जिसमें दिन और रात होती है, डे एंड नाइट। ठीक है, ये पहले सेशन में अच्छा से बताए थे। ठीक है, दिन और रात होती है। और जो एनुअल का जो होती है, वार्षिक गति होती है, इसमें सीजन चेंजिंग होती है। हाँ, सीजन चेंजिंग होती है। ठीक है, सीजन चेंजिंग होती है। तो इतना हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस किए थे। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वार्षिक गति, एनुअल मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें सीजन चेंज कैसे होता है उसको हम लोग देखे थे। तो एक पूरा का पूरा हम लोग देखे थे, एक्सिस में घूमती है, रिवोल्यूशन कैसे होती है, रोटेशन कैसे होती है, ये भी देखे थे, ऑर्बिटल फ्रेम कैसे होती है, ये भी देखे थे, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होते हैं, ये भी देखे थे। ये दैनिक गति में होता है। दैनिक गति में सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है ना, तो इसको इससे पहले वाला क्लास देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। यानी पांचवा सीरीज, पांचवा देख लीजिए, लेक्चर पांचवा, तब ये छठा होगा। तो आज कोशिश करेंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ को खत्म करना है। ठीक है, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन समझाया गया है। डेली डेली मोशंस ऑफ द अर्थ होता है ये, 24 आवर होती है ये। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, आपको पूछ सकता है, जिसका हिंदी में कहा जाता है प्रदीप्ति वृत्त। हाँ, जिसका हिंदी है प्रदीप्ति वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसको पिछले क्लास में अच्छा से समझाए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए फिगर में, ये है एक्सिस, यहाँ से लेके एक्सिस है, ये एक्सिस है, और यहाँ से ले ये जब सूरज की किरणें जब गिरती है तो ये वर्टिकल में गिरती है। ठीक है, तो ये जब गिरती है तो गिरने के बाद होता क्या है कि यहाँ से लेकर पूरा का पूरा आधा कवर करती है, यानी एक्सिस को कवर करते हुए आगे पहुंच जाती है। तो जहां जो ग्लोब बनती है, जहां एक सर्किल बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है दिन, इधर डे बन जाता है, और इधर क्या होता है, नाइट हो जाती है। ठीक है, नाइट हो जाती है। तो दिन और रात के बीच में जो बीच का जो क्षेत्र है, जो सर्किल बनती है, जहां से डिवाइड होता है, उसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहता है, यानी इल्यूमिनेशन कहता है, क्योंकि वृत्त है। हाँ, आधा ही पृथ्वी कवर करती है, इसलिए वृत्त बन जाती है। पिछले सेशन में हम लोग कवर किए थे। आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है ये। ठीक है, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे पोल है। तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको कैसे किया था, जैसे 90 डिग्री यहाँ से लेकर अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 23.5 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 1.66 डिग्री बचेगा। तो 66.5 डिग्री ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो दो तरह का है, दो तरह का झुका हुआ होना क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सिस से रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, और ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में, यानी कक्ष में, कक्ष के रेस्पेक्ट में कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इतना हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये पृथ्वी की गतियां है, ये तो हिंदी मीडियम के लिए बता दिए थे। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि अगर पृथ्वी रोटेट नहीं होता तो क्या होता है, ये भी डिस्कस किए थे।
तो क्या होता कि पृथ्वी एक तरफ डार्कनेस हो जाता, क्योंकि अगर पृथ्वी एक रोटेट नहीं होता, मान लेते पृथ्वी है ये, पृथ्वी रोटेट हो नहीं रहा, ठीक है, ये स्थिर है, ठीक है। और सामने जो है, सामने से सूरज की किरण गिर रही है, अरे स्थिर है, ये रोटेट हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, इस साइड में तो दिन हो जाएगा, इधर रात होगा, दिन इधर रात होगा, इधर रात हो जाएगा। तो हमेशा इधर दिन होगा तो सूरज की किरण गिरते गिरते इतना हॉट हो जाएगा कि जीवन संभव ही नहीं है, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इधर नाइट में क्या होगा, यहाँ भी नाइट में है तो प्रकाश संश्लेषण अगर कुछ भी नहीं होगा, इंसान कैसे जिंदा रहेगा, कोई भी पौधा कोई भी जीव संभव नहीं है, यानी पूरा पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये घूमते रहती है, ठीक है, इसलिए घूमते रहती है ये। हाँ, घूमने के कारण ही जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, और उसका नेचुरल फंक्शन होने के कारण, ठीक है। जो पृथ्वी एक्सिस एक्सिस में जो घूमते रहती है, दिन और रात का होना, तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। इधर अगर दिन है, इधर रात है, सामने अगर सूरज है, इधर दिन है, इधर रात है, तो होता क्या है कि सूरज क्या करता है कि उष्मा पृथ्वी का जो सूरज का जो उष्मा है, हीट है, उसको पूरा कंजर्व कर लेता है और उसमें एनर्जी लेके ये हीट हो जाती है। हीट होने के बाद करती क्या है कि जितना भी प्रकाश संश्लेषण इंसान जो भी बनते हैं, फिर ऑक्सीजन बनता है, पौधे द्वारा इंसान लेते हैं, इंसान फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ने के बाद फिर पौधे लेते हैं, तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। अब ये जैसे जब घूमती है, इधर होती है, तो फिर इधर इस साइड में करती क्या है, चूंकि इधर अंधेरा हो गया, तो सूरज का जो किरण जो एनर्जी लिया हुआ था, उष्मा लिया हुआ था, इधर छोड़ दे दिया है, ठीक है। तब तक इधर करते क्या है कि फिर इधर अपना एनर्जी कंजर्व करते रहती है, सूरज का जो एनर्जी है किरणें से, इधर उष्मा से, हीट से अपना इधर गर्म होते रहता है, और गर्म होने के बाद फिर प्रक्रिया वही सेम हो जाता है, ये अपना चलते रहता है। इधर ठंड है, इधर उष्मा छोड़ देती है, इधर रिसीव करती है, फिर इधर चल जाती है, फिर उष्मा छोड़ती है, फिर इधर रिसीव करती है। ये प्रक्रिया चलते रहते हैं। और आप इसलिए आज हम जितना पेड़ पौधा, जितने पशु पक्षी जितना भी है, सब हम लोग जिंदा है, यानी जीवन संभव है, एक बात में कहा जाए तो, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि अगर रोटेट नहीं होता तो क्या होता, तो जितना भी होता, हाँ, तो न पृथ्वी में रोटेट नहीं होता, न दुनिया रहती, न पृथ्वी होता, न सॉरी न जीवन होता, न हम आज पढ़ा पाते, न आप लोग आज देख पाते, ठीक है। तो ये संभव है, ठीक है। तो एक तरफ डार्कनेस होता और एक तरफ क्या होता, डे होता, यानी एक तरफ कंटिन्यूस जो है वार्म रहता डे के चलते, ठीक है। तो ये कह रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है क्या, ये एक रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन नहीं होता तो क्या होता, तो मौसम चेंजिंग नहीं होता। 3 से 5 डेज का है, ये पूरा बताया था, 65 डेज। और 4 घंटा 6 घंटा का जो 6 घंटा का जो वो करते हैं, बाकी रखते हैं, वो भी बता दिए थे। वो फरवरी महीने में ऐड हो जाता है। 29 डेज होता है, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। नॉर्मली 28 डेज का होता है। ये पूरा का पूरा पिछले सेशन में हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आगे करते क्या है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजुअली डिवाइडेड समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। एक सीजन को हम लोग मोटा मोटी 4 सीजन में बटा गया है। सॉरी, एक पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो मुख्य रूप से 4 सीजन को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे और ज्यादा होते हैं, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में, लेकिन मुख्य रूप से 4 बांटते हैं, ठीक है। क्या है, समर है, गर्मी है, विंटर, समर गर्मी, विंटर क्या है, विंटर सर्दी है, स्प्रिंग क्या है, बसंत है, ऑटम क्या है, शरद है, ठीक है। तो इतना हम लोग करेंगे आगे। तो हम लोग आगे करेंगे क्या कि रिवोल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन 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 यानी परिक्रमण। परिक्रमण क्या, परिक्रमण पृथ्वी का सूरज के रेस्पेक्ट में परिक्रमण करना, उसका रिवोल्यूशन होना, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कैसे होता क्या है और उसमें क्या क्या चेंजिंग होता रहता है, अरे नेचुरली इसको रिवोल्यूशन क्यों किया गया है, नेचर ने पृथ्वी को रिवोल्यूशन सूरज के चारों ओर क्यों किया गया। तो इसका तो मुख्य रूप से है क्या कि इसका सीजन चेंजिंग होना, चेंजिंग ऑफ द सीजन, चेंजिंग ऑफ द सीजन, सीजन, ठीक है, यानी ऋतुओं का चेंज होना, ऋतुओं का बदलना, परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। तो क्यों परिवर्तन होता है, ये रिवोल्यूशन होने के कारण। इसको हम लोग समझेंगे कि रिवोल्यूशन क्यों होता है, सॉरी, रिवोल्यूशन होने के बाद इसको पृथ्वी में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस पहले ग्लोब को देख लेते हैं। पहले इस सेशन में बताए थे क्या कि ग्लोब यानी पृथ्वी, ग्लोब पृथ्वी का छोटा लघु रूप है, मिनिएचर रूप है ये, ठीक है ना। ये मिनिएचर शेप है ये, यानी पृथ्वी ऐसा ही है नेचुरली, ठीक है। ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ अगर मार्कर अगर सूरज हो, सन हो, तो रिवोल्यूशन क्या करेगा, ऐसे करके घूमते रहेगा, ये ऐसे करके घूमते रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके घूमते रहेगा।
एक साल में 365 में ऐसे करके क्या होगा, ये घूमते रहती है ये। तो घूमते जो रहती है पृथ्वी सूरज के चारों ओर, तो घूमने के दौरान पृथ्वी जो अपना एक्सिस में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे करके झुकी हुई है, ठीक है। ये सीधा ऐसा नहीं है, ऐसे झुकी हुई है। यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। और नीचे जस्ट यहाँ पे जो है ये यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। ये साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये एक्सिस वाला जो झुकी हुई है ये चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ये फिक्स है, ये सालों भर फिक्स है ये, ठीक है। चाहे अपना रोटेशन क्यों ना हो और रिवोल्यूशन क्यों ना हो, ये एक्सिस से एक्सिसियल टिल्ट यानी अक्षीय झुकाव वो कभी चेंज नहीं होती है, वो फिक्स है वो। अगर सूरज यहाँ है, ये झुकी हुई है, तो ऐसे करके ऐसे ही होगा। अगर सूरज ऐसे है, यहाँ सूरज है, तो सूरज की किरणें इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, और इसके ऊपर आधा गिरेगी। नॉर्थ पोल यहाँ है लेकिन वहां किरण नहीं पहुंचेगी, आगे हम फिगर से समझाएंगे, ठीक है, और मैपिंग बना के समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नहीं पहुंचेगी क्योंकि सूरज की किरण तो वर्टिकल वे में गिरती है, ठीक है, ऐसे गिरती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये चार यहां से लेके यहां तक वो सूरज की किरण गिरेगी, ठीक है, आएगी। उसके बाद जैसे ऐसे करके यहाँ आएगी, तो फिर क्या होगा, इस क्षेत्र में आएगी, ठीक है, इस क्षेत्र में आएगी। और जैसे ही फिर इस क्षेत्र में ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे करके इधर इस साइड में गिरेगी, ठीक है। और जैसे ही फिर इस साइड में आ जाएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है अच्छा से कि इसका एक्सिसियल जो टिल्ट है, यानी जो झुकाव है, वो चेंजिंग होती नहीं है, वो कभी भी चेंजिंग नहीं है, झुका हुआ है तो है, चाहे किसी में भी रोटेशन करे या फिर रिवोल्यूशन करे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है कि इसका होता क्या है। तो तो इसमें कह रहा है क्या, देख लीजिए इसको, इसमें कह रहा है क्या कि जब रिवोल्यूशन होती है, परिक्रमा करती है, तो इसमें जब रिवोल्यूशन करती है ना, इसमें पेज कहाँ चला गया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ सन है, यहाँ सन है, ये सन है, यहाँ पे बोर्ड में दिखाई पड़ेगा। सन के चारों ओर ये अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, ठीक है ना। सन के चारों ओर यानी सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है, रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो किसी को भी एक फिक्स अगर मान ले, ठीक है, अगर हम, चूंकि वो तो उसका तो एक तो नेचुरल प्रोसेस है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमना, तो एक को फिक्स करता है हम, ठीक है, एक को फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं। यहाँ सूरज क्या है, सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी, सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ है। अब इसमें क्या है देखिए, पृथ्वी जब यहाँ है तो पृथ्वी एक्सिस में इतना झुकी हुई है। पृथ्वी एक्चुअली एक्सिस, यहाँ एक्सिस है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो घूमती है, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ सान के रेस्पेक्ट में इधर झुकी हुई है। इसको ऐसे समझिए, ठीक है, और मैप को देखिए, इसको ऐसे समझिए, इधर इधर सूरज है, ये मार्कर सूरज है, ठीक है। तो मार्कर जब सूरज है, हम लोग मान ले कि ये मार्कर सन है, तो सन का किरणें जब पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, पृथ्वी के ऊपर गिरेगी, तो करेगी क्या, चूंकि पृथ्वी एक्सिसियल एक्सियल जो टिल्ट है, अक्षीय झुकाव है, क्या उस साइड में है, तो उस साइड में है। उस साइड में होने के बाद क्या होगा कि पृथ्वी का जो उष्मा किरणें जो है, जो पृथ्वी को जो किरणें गिरी है, तो यहाँ तक, यहाँ नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाएगी। कारण क्या है कि पृथ्वी का किरण तो हमेशा सीधी गिरेगी, तो सीधी गिरने का कारण क्या होगा, क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, सूरज की किरण रिसीव करेगी। और नीचे यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल है, साउथ पोल क्रॉस करते हुए आगे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। यही चीज में कह रहा है क्या, आपको पूरा फिगर बना के मैं दिखा रहा हूं, मैं फिगर बनाते हुए दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, इसको रेड कर देता हूं क्योंकि हमारे सूर्य देवता रेड है, ठीक है ना, यहाँ सूरज है, ठीक है।
और यहाँ अर्थ है, यहाँ यहाँ अर्थ है, ठीक है, यहाँ अर्थ है। और नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, पहले नॉर्मल कंडीशन तो हमको समझना पड़ेगा ना। नॉर्मल कंडीशन, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं हो, बड़ा हो गया छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, मान लेते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई नहीं है, एक्सियल टिल्ट नहीं हो, अपना जो 23 डिग्री जो झुकी हुई है उसमें झुकी हुई नहीं हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका जो एक्सिस होगा ये सीधा परपेंडिकुलर होगा, ये एक्सिस है, एक्सिस है। 0 डिग्री नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ होता साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल होता, यहाँ नॉर्थ पोल होता। तो इसका विषुवत रेखा कहाँ होता? विषुवत रेखा ऐसे होता 0 डिग्री, इधर लिखते हैं 0 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ होता? 23.5 डिग्री यहाँ होता, ठीक है, और 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ होता, ऐसे होता। उसी तरह ये नॉर्थ, पूरा का पूरा नॉर्थ है, ये सब नॉर्थ है, ये 0 डिग्री ये तो बीच में है। उसी तरह यहाँ भी होता 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ क्या होता 66.5 डिग्री, ये साउथ होता, ठीक है, ये अंटार्कटिक वृत्त होता, ठीक है। तो अगर इसको हम देख ले, अगर इसको हम देख ले, अगर देख ले इसको, ठीक है, और सूरज की किरण करती क्या है कि इसके ऊपर गिरती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सूरज की किरण गिर रही है, सूरज की ओर गिर रही है, ठीक है, सूरज की ओर गिर रही है। तो इसमें होता क्या है कि सूरज का जो किरण है ये हमेशा हमेशा सालों भर ये 0 डिग्री के ऊपर गिरता है, ठीक है ना। सूरज की किरणें सालों भर 0 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरता, और उसमें सीजन चेंज नहीं होता, ठीक है ना, सीजन चेंज होता ही नहीं। कारण क्या है कि 0 डिग्री का जो विषुवत रेखा है ये तो फिक्स हो गया ना, अगर झुकी हुई नहीं रहती तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गई। चाहे पृथ्वी किसी रेस्पेक्ट में हो, सूरज के किसी रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो जून जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी महीना में हो, वो तो हमेशा 0 डिग्री ऊपर रहता, क्योंकि सूरज की किरण हमेशा ये परपेंडिकुलर में 0 डिग्री ऊपर गिरता। और यहाँ जो है गर्मी, यहाँ गर्मी रहता, और इससे हमेशा ठंड रहता, गर्मी मुख्य रूप से यही रहता, ठीक है ना। और यहाँ से धीरे 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 नॉर्थ, नॉर्थ, इधर नॉर्थ और इधर साउथ की ओर क्या होता, ये टेम्परेचर धीरे धीरे घटते जाता, और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री में होता। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में झुकी हुई है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में झुकी हुई है, ये एक्सिस है 23.5 डिग्री अपना क्षेत्र में यहाँ से झुकी हुई है, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा? 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल। इससे पहले समझाया था नॉर्थ पोल क्या होता है, तो 90 डिग्री यहाँ है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहाँ क्या होता 90 डिग्री, यहाँ साउथ होता, ठीक है, साउथ पोल होता, साउथ पोल है, सॉरी साउथ पोल है, रियल में है, ये सच्चाई में है ये। और यहाँ जो है, यहाँ आपका ऐसा होता, ठीक है। तो चूंकि जब सूरज की किरणें यहाँ गिरेगी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र, सॉरी पहले, हाँ इसको पहले ऐसा देख लीजिए। तो इसमें होता क्या कि इसमें 0 डिग्री विषुवत रेखा कैसे बनेगा? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, 0 डिग्री तो यहाँ है, 0 डिग्री हुई है, अगर झुकी हुई होगी तो 0 डिग्री भी ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। देखिए, ये पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं रहती तो यहाँ परपेंडिकुलर इस क्षेत्र में क्या होता है, एक्सिस होता। लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है, ये झुक गई है, तो होगा क्या कि 0 डिग्री ऐसे बनेगा, 0 डिग्री ऐसे बनेगा, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ बनेगा, 66.5 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, सॉरी यहाँ इसको बना लेते हैं, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ होता, 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ होता, और 66.5 डिग्री नॉर्थ इधर होता, ठीक है। और दक्षिण में क्या होगा, यहाँ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ,
साउथ है साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये एक कैंसर, ये ये सारे से आर्कटिक, आर्कटिक वाला, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न, ये कॉप्रिकॉर्न, और ये है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री ऐसे बनेगा, 0 डिग्री ऐसे बनेगा, रियल में ऐसा ही है, ठीक है। नॉर्मली किताब में कहीं भी समझाने के लिए इस पोजीशन को दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझाने के लिए इस इस फिगर का उपयोग करते हैं ताकि अच्छा से समझ जाए, ठीक है। 0 डिग्री सीधा सीधा ऐसे नहीं है, 0 डिग्री ऐसे है, 0 डिग्री ऐसे है। तो इस पोजीशन में सूरज की किरण कहाँ जाएगी, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो सूरज की किरण ऐसे 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 होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी। यहाँ 90 डिग्री है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ 90 डिग्री है, ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगी, तो यहाँ तक पहुंचेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी अपना एक्सिस में 23.5 डिग्री घूमी हुई है और सूरज के चारों ओर घूमते हुए, मतलब झुके हुए, सूरज के चारों ओर परिक्रमा जब करती है तो वो तो झुका हुआ फिक्स है। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या कि सूरज की किरण यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है, इधर नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ से पहुंचने के बाद करती क्या है, यहाँ तक आगे पहुंच जाती है। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, तो झुकी हुई है तो उधर कैसे पहुंच जाएगी? सूरज की किरण तो टेढ़ा है ही नहीं कि ऐसे जाकर वहां पहुंच जाएगी नॉर्थ पोल की ओर 90 डिग्री तक, ऐसा तो है नहीं। जैसे सूरज अगर किरण है, अगर ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, यहाँ ये नॉर्थ पोल है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है ना। ग्लोब देखने का तरीका भी है। यहाँ जहाँ लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, ये 90 डिग्री एक्सिस है, ठीक है। ये 90 डिग्री में ही पोल लगा हुआ है, इसीलिए इसको ऐसे रखने में 90 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ जो पिन लगा हुआ है, ये भी यही 90 डिग्री है। दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री में ही पिन लगा हुआ है और झुकी हुई है। तो सूरज की किरण जब गिरेगी तो ऐसा नहीं कि किरण गिरने के बाद ऐसे मतलब उछलते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। सूरज की किरण तो पूरा का पूरा सीधा गिरेगी वो। और यहाँ करेगी क्या, ऐसा तो नहीं कि यहाँ इधर बढ़ा हुआ है तो यहाँ तक रुक जाएगी, वो तो सीधा गिरेगी। यहाँ 90 डिग्री साउथ क्रॉस करते हुए आगे यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। वही इसमें दिया गया है कि 67 डिग्री क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। और यहाँ तक ये रुक जाती है, यहाँ तक ये रुक जाती है, इसको हम यहाँ तक रुक जाती है ये, और यहाँ क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है यहाँ तक रुक जाती है, ये यहाँ तक रुक जाती है, समझ में आया? तो यहाँ तक रुक जाती है, ठीक है। अब आगे क्या है कि चूंकि अब कंडीशन क्या है कि यहाँ तक, तो यहाँ तक अगर हम इसको मान ले, इसको अगर हम दूसरा पेन से देखते हैं, अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको अगर हम ऐसे मान ले तो ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में इस साइड में क्या होगा, डे होगा, यानी हमेशा इस साइड में डे होगा। और इधर क्या होगा, इस साइड में यहाँ तक, यानी 90 डिग्री जाएगा ही, इधर नाइट होगा, नाइट होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी इसी रेस्पेक्ट में सूरज के चारों ओर घूमते रहती है, ठीक है। अब आते हैं इन नॉर्मल कंडीशन, अगर ऐसा होता, अगर सीधा होता तो हमेशा सूरज विषुवत रेखा पर, यानी 0 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर रूप में गिरती, ठीक है। लेकिन अगर इसको मिटा दे हम, इसको मिटा दे, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं। पहले इसको हम समझा कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। सूरज की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति वैसा होता तो किरणें कहाँ गिरती, वैसा होता, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि पृथ्वी अब यहां से लेते हुए घूमते हुए यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो चूंकि पृथ्वी उस साइड में झुकी हुई है, तो पृथ्वी की जो झुकना होना एक्सियल टिल्ट है, वो तो हमेशा उधर ही झुक रहेगी ना। तो अब यहाँ भी वैसा ही झुका रहेगी, ठीक है, ऐसे झुका रहेगी, ठीक है। जिधर झुकी हुई है उधर ही झुकी रहेगी। अब हम इधर आ जाते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, पहले गोलोक बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री कहाँ होता, 0 डिग्री वैसा ही होता। अब कैसा होता, 0 डिग्री वैसा ही होता। हम्म हम्म। तो 0 डिग्री क्या होगा, यहाँ से लेके 0 डिग्री जो विषुवत रेखा ऐसा होता, 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ होता, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त यहाँ होता, नीचे मकर रेखा यहाँ होता, हाँ, अंटार्कटिक वृत्त यहाँ होता। तो 0 डिग्री यहाँ, इधर लिख देते हैं 0 डिग्री यहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ, 23.5 डिग्री
साउथ यहाँ होता, 66.5 डिग्री साउथ यहाँ होता, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। और ये 0 डिग्री विश्वत, विश्वत वृत्त है, विश्वत वृत्त है, ठीक है, जिसको विश्वत भी इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, इक्वेटर लाइन, ठीक है, यानी इक्वेटर, यानी इक्वल पार्ट में बांटना पृथ्वी को, ठीक है, ऐसे होता है। अब सूरज की किरणें कहाँ गिरेगा, इसमें आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब सूरज की किरणें क्या होगा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ तक रुक जाएगी, ठीक है। ये क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक होते हुए इधर पहुंच जाएगा, और यहाँ तक होते हुए यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है। अब 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 आगे बता रहा हूं मैं, अब आगे यहाँ से लेके, यहाँ से लेके चूंकि 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का कोण है, यहाँ कौन सा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ भी है, ये भी है, यहाँ भी है 90 डिग्री, हाँ, 90 डिग्री नॉर्थ, अरे 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ चूंकि एक्सिस, ये है एक्सिस है, एक्सिस, एक्सिस है, ये यहाँ एक्सिस है, इसको एक्सिस, एक्सिस 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, ठीक है। कलर चेंज कर दिया बोर्ड में अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। तो अब दोनों में क्या है, दोनों में देखने वाली बात क्या है कि क्रॉस करते हुए सूरज की किरण क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 90 डिग्री का नॉर्थ पोल यहाँ जो है ना, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंच जाती है। कारण क्या है कि सूरज की ओर जो नॉर्थ पोल है वो झुकी हुई है, सूरज की ओर नॉर्थ पोल वो झुकी हुई है। अब जो साउथ पोल है सूरज से दूर चली गई है, ठीक है। इसको मैप में अच्छा से, ग्लोब में अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। इसको ऐसा है, ठीक है, और सूरज की किरण इधर है, पहले इधर था, सूरज की उधर था, अब सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी इधर चली गई है, ठीक है। तो जब सूरज की किरणें, एक सूरज है, मतलब मार्कर सूरज है, मेरा हाथ सूरज है, जब ऐसे गिरेगी तो सूरज की किरण, तो सूरज की किरण तो सीधी है, तो सीधा होने का कारण होगा क्या कि ऐसे गिरने के बाद यहाँ से होते हुए यहाँ जो नॉर्थ पोल है इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और सूरज की किरणें साउथ में जो है चूंकि उधर बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए आगे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्रॉस कर ही नहीं पाएगी किरणें, ठीक है। और आगे ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर क्रॉस करते हुए आगे चली जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि सूरज की किरणें घूम रही है और सूरज की ओर नॉर्थ पोल झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। तो यही एक समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं कि सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी कहीं भी हो, उसका किरणें चेंज होते रहती है, ठीक है, किरणें चेंज होते रहती है। अब इसमें क्या है कि इधर क्या होगा, इधर तो दिन हो जाएगा, डे, इधर क्या होगा, नाइट, नाइट। और यहाँ से लेके जो इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेके इस क्षेत्र का क्षेत्र है, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, इस क्षेत्र में 90 डिग्री है, यहाँ तक किरणें पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना, किरणें पहुंच ही नहीं पाएगी। और यहाँ किरणें 90 डिग्री को क्रॉस करते यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। 90 डिग्री एक्चुअल में यहाँ है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ है, तो साउथ पोल में पहुंच ही नहीं पाएगी। अब दोनों को कंपेरिजन करते हैं हम लोग, ठीक है। जब सूरज की तरफ नॉर्थ पोल झुकी रहती है, सॉरी, जब सूरज के विरुद्ध नॉर्थ पोल झुकी रहती है, यानी सूरज के ऑपोजिट में नॉर्थ पोल झुकी रहती है अपना एक्सिस टिल्ट के कारण, एक्सिस झुकाव के कारण, तो नॉर्थ पोल तक सूरज पहुंच ही नहीं पाती, यानी 90 डिग्री तक सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, पहले ही रुक जाती है, ठीक है। और साउथ पोल में 90 डिग्री के क्रॉस कर जाती है। जस्ट इसका ऑपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। जब इस साइड में सूरज, पृथ्वी आती है, सूरज के इस साइड में जाती है, तो नॉर्थ पोल क्रॉस करते हुए आगे चली जाती है। अब साउथ पोल में 90 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों को कंपेरिजन किया। अब इसको किस किस समय होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, कि जब सूरज की किरणें यहाँ तक पहुंचती है और इधर ज्यादा पहुंचती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सूरज की किरणें यहाँ जो 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री के दक्षिण की ओर, इसके दक्षिण की ओर, साउथ की ओर ज्यादा किरणें गिरती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इस पोजीशन में पृथ्वी रहती है तो सूरज की किरणें साउथ पोल में ज्यादा किरणें गिरती है, यानी वर्टिकल वे में ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, और नॉर्थ में कम पड़ती है, यानी सूरज की किरणें दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा पड़ती है और उस कहां तक जाती है, कर्क रेखा तक, मकर रेखा तक जाती है।
जस्ट इसका उल्टा है इस क्षेत्र में। जब नॉर्थ पोल जब इस साइड में होती है और 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, जब पृथ्वी सूरज की ओर झुकी रहती है, सूरज की ओर झुकी रहती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसको उस साइड में झुकी रहती है, उसके एगेंस्ट में रहती है। तो यहाँ होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की किरणें उत्तरी ध्रुव में ज्यादा पड़ती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में ज्यादा पड़ती है, यानी सूरज की किरणें उत्तरी ध्रुव में परपेंडिकुलर गिरती है, कहां तक, कर्क रेखा तक, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में परपेंडिकुलर नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे दिखाते हैं, ठीक है। हम इसलिए बार बार आपको बताते हैं, बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ये सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी तो एक्सिस यहाँ है, यहाँ है। तो जब सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर गिरती है तो करती क्या है कि यह 90 डिग्री का है, अर्थ टिल्ट, पोलर डे है, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक पोलर तक पहुंच जाएगा। और यहाँ जो 90 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री साउथ है, और यहाँ 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है ना। 90 डिग्री नॉर्थ को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, ठीक है। और जो साउथ में है 90 डिग्री पहुंच ही नहीं पाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक रुक जाती है। तो यही रेस्पेक्ट अगर पृथ्वी अगर इधर आ जाए, पृथ्वी अगर इस साइड में आ जाए तो फिर झुका हुआ उस साइड में हो जाएगा, तो जो झुका हुआ यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कर रहा है। इसको देख लेते हैं, देखिए, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी इस क्षेत्र में है, आपको पहला फिगर में दिखाया था कि यहाँ से सूरज की ओर सूरज की किरणें गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये इस क्षेत्र जो है ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, हाँ, आर्कटिक ब्रीथ। यहाँ क्या है, 23.5 डिग्री है ये, साढ़े दक्षिण है। और यहाँ क्या है, यहाँ 66.5 डिग्री अंटार्कटिक ब्रीथ है। इसको समझिए क्या कि जब सूरज की किरणें यहाँ तक आती है, कब, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, जब इस साइड में था वो 22 दिसंबर की बात कर रहे थे। तो 22 दिसंबर में जब सूरज की किरणें इस क्षेत्र में आती है, सूरज के इस क्षेत्र में आती है, तो सूरज चूंकि इस क्षेत्र में इधर झुका हुआ है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इधर झुकी हुई है, तो सूरज की किरणें ऐसे ऐसे जब गिरेगी तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। यहाँ किरणें तो यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो, सॉरी, सूरज का जो किरण है पृथ्वी के मकर, हाँ, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधे गिरती है, सीधे गिरती है, हाँ, गिरती है। इसको हम लोग देख लेते हैं, सीधे गिरती है। चूंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक साल में अपना घूर परिक्रमण करते रहती है, तो अपना झुका होने के कारण इसमें चेंजिंग होता रहता है। तो इस पोजीशन में होगा क्या कि इस पोजीशन में पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरण मकर रेखा पर पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको समझ लीजिए, इसको, ये 22 दिसंबर की बात हो रहा है, हाँ। तो जब सूरज की किरण मकर रेखा पर पड़ेगी, लंबावत पड़ेगी, तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, उसका तिरछा पड़ेगा, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव में तिरछा पड़ेगा और दक्षिणी ध्रुव में सीधा पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब तिरछा पड़ेगा तो क्या होगा, विंटर सीजन होगा, यानी शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु। हम लोग उस जो है भारत, जो है हमारा प्यारा भारत में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव में शीत होगी। हम लोग दिसंबर महीना में, दिसंबर जनवरी में हम लोग शीत का अनुभव करते हैं, इसीलिए अनुभव करते हैं कि दिसंबर के समय, जब दिसंबर जनवरी के समय जब पृथ्वी सूरज पर रेस्पेक्ट में रहती है, तो इस पोजीशन में रहती है, इस पोजीशन में रहती है, ठीक है ना, इस पोजीशन में रहती है, इस पोजीशन में रहती है, इस पोजीशन में रहती है। ये 22 दिसंबर की बात कर रहा हूं ना, 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि 22 दिसंबर तक सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर मकर रेखा है, यानी कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधे पड़ती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधे पड़ती है, हाँ, जबकि कर्क रेखा के ऊपर तिरछी पड़ती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव चूंकि तिरछी गिरेगी तो उष्मा का भी तो कम जाएगी ना। सूरज की किरण का एक एनर्जी है,
एक ऊष्मा लेके जाती है वो। तो जब वो एनर्जी जब सूरज की ओर नॉर्थ की ओर जब तिरछी गिरेगी, तो तिरछी गिरेगी इसका मतलब आपका एनर्जी जो है पृथ्वी के ऊपर कम जाना। तो कम जाने का मतलब होता है कि पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर कम गर्म होना, और कम गर्म होगा तो क्या होगा? ठंडा महसूस होना। तो हम लोग इसीलिए हमारे जो प्यारा भारत है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में है, इसलिए हम लोग दिसंबर और जनवरी में हम लोग ठंडा महसूस करते हैं, शीत ऋतु का अनुभव करते हैं। हम लोग ठंड की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा में स्लैंटिंग पड़ती है, यानी झुकी हुई तिरछी किरण गिरती है। ठीक है, तिरछी किरणें गिरती है, और जबकि मकर रेखा में सीधे गिरती है। तो इसी समय इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब 22 दिसंबर की बात होती है, इस पोजीशन में होती है, यानी पृथ्वी के अगेंस्ट में जब झुकी रहती है 23.5 डिग्री, उसको सीधे सीधे समझिए। जब पृथ्वी के अगेंस्ट में, पृथ्वी के विरुद्ध 23.5 डिग्री, सॉरी, जब सूरज के विरुद्ध 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी रहती है, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो उत्तरी ध्रुव शीत का मौसम होता है और दक्षिणी ध्रुव गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो इतना समझ जाना है। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है, विषुव, इसको सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, सोलिस्टिस, इसको संक्रांति कहा जाता है, संक्रांति कहा जाता है। तो इसमें क्या, इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है, इसको हम मिटा के बताते हैं। तो इस पोजीशन में उत्तर ध्रुव जो है, उत्तर ध्रुव शीत होगा। कब होगा? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और दक्षिणी ध्रुव क्या होगा? समर होगा। तो हम लोग उत्तरी ध्रुव में क्या करते हैं, जब क्रिसमस डे मनाते हैं शीत ऋतु में मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव में है तो गर्मी में मनाते हैं। कारण यही है, मनाते हैं उसी दिन, लेकिन उस समय गर्मी होता है, एकदम गर्मी। ठीक है ना, और उत्तरी ध्रुव में ठंड होता है। ठीक है, 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 22 दिसंबर का जो स्थिति का बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस पोजीशन का कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है आयनंत या संक्रांति। इसको कहा जाता है आयनंत या संक्रांति। तो इसको देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या कि इस पोजीशन में दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा के ऊपर किरणें गिरती है, इसलिए इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति कहा जाता है, या फिर इसको शीत संक्रांति भी कहा जाता है। शीत संक्रांति, 3-4 नाम है, मकर संक्रांति, शीत संक्रांति, या फिर दक्षिण आयनंत, या फिर दक्षिण आयनंत भी कहा जाता है। दक्षिण आयनंत, एनसीईआरटी में आयनंत लिखा रहता है, इसको दक्षिण आयनंत भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विंटर सॉलिस्टिस के समय उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव में आपका विंटर शीत ऋतु और दक्षिण ध्रुव में समर। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में देखते हैं। अब पहले इसको समझिए। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर की बात हो रहा है, ये 22 दिसंबर की बात हो रहा है। अगर 22 दिसंबर के बाद जब पृथ्वी चूंकि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ 22 दिसंबर यहाँ तक 21 मार्च तक यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, तो 22 दिसंबर यहाँ दिसंबर का महीना है, फिर यहाँ जनवरी, इस क्षेत्र में होगा जनवरी, जनवरी, यहाँ होगा फरवरी, फरवरी। ठीक है, फरवरी, अब फिर यहाँ मार्च तक यहाँ पहुंच जाएगी। तो मार्च में क्या है, मार्च का स्थिति देख लीजिए। ठीक है ना, मार्च की स्थिति देख लीजिए क्या है कि जैसे यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। अब मार्च की स्थिति यहाँ है, तो मार्च पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। तो जब मार्च की स्थिति आएगा तो सूरज किरणें इधर है, सूरज यहाँ है, किरण गिरेगी। ठीक है ना, तो सूरज की किरण जब ऐसे गिरेगी, ऐसे करते हुए, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका झुका हुआ तो एक साइड है ना, पृथ्वी तो झुका हुआ है, तो ऐसे सीधा डायरेक्ट पड़ती है, तो इस साइड में झुका हुआ इसी होता है, या फिर ऐसे होता तो आपका एक साइड झुका हुआ ज्यादा रिसीव करे, कम गिरेगी। लेकिन जब इस साइड होगा तो क्या है, सीधा गिरेगी है। कहाँ सीधा गिरेगी? 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर सीधा गिरेगी, क्योंकि यहाँ इसके रेस्पेक्ट में, सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी, सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी ना सूरज की तरफ झुकी हुई है, ना सूरज के अगेंस्ट में झुकी हुई है। बात समझ रहे हैं? इसको अच्छा से समझिए।
जब इस पोजीशन में है तो सूरज के अगेंस्ट में पृथ्वी झुकी हुई है। जब इस पोजीशन में है तो सूरज के रेस्पेक्ट में इधर खींची हुई है, ठीक है ना। लेकिन जब इस पोजीशन में है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूरज है, इस पोजीशन में है, तो सूरज के रेस्पेक्ट में, स्थान के रेस्पेक्ट में पृथ्वी कहीं भी झुकी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो सीधा ऐसे रहती है, ठीक है ना। अपना एक्सिस में झुकी हुई तो है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में झुकी हुई नहीं है। ये अपना एक्सिस में झुका हुआ हमेशा रहेगी, लेकिन सूरज के रेस्पेक्ट में झुकी हुई नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात? वो हमेशा ऐसे ही गिरेगी सूरज की किरणें, ठीक है। और वैसा ही स्थिति होगा जब इसके रेस्पेक्ट में इधर होगा। मान लेते हैं यहाँ ग्लोब है, पृथ्वी है, और इधर सूरज है। जब इधर झुके रहेगी तो अपना एक्सिस में झुकी हुई तो है, लेकिन सूरज के रेस्पेक्ट में झुकी हुई नहीं है, ठीक है ना। तब सूरज की किरणें 0 डिग्री 20 वात रेखा के ऊपर लंबवत पड़ेगी, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। लेकिन जब इधर होगी तो इस क्षेत्र में ऐसे गिरेगी, उसके अगेंस्ट में झुका रहेगा, या फिर जब इधर रहेगी तो इसके रेस्पेक्ट में उधर झुका हुआ होगा, इधर इधर सूरज की ओर निकली हुई रहेगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जब मार्च की स्थिति रहेगी तो आपको क्या बात है, झुकी हुई नहीं रहेगी। तो इसका क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री 20 वात रेखा के ऊपर क्या है, सूरज की किरणें लंबवत गिरेगी, ठीक है ना। अब जैसे ही करते करते सूरज की ओर लंबवत गिरेगी तो ऊपर की ओर जो कर्क रेखा है और नीचे की ओर जो मकर रेखा है, यहाँ पे समान वे में सूरज की किरणें गिरेगी, यानी 0 डिग्री से कम सूरज की किरणें गिरेगी, लेकिन और दक्षिण में भी कब गिरेगी, लेकिन मकर और कर्क रेखा में, जितना मकर रेखा में सूरज की किरणें गिरेगी वैसा ही स्लैंटिंग, वैसा ही तिरछी मकर रेखा में भी गिरेगी, कर्क रेखा में भी गिरेगी, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को कहता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब सूरज का जो ऊपर जो है पृथ्वी का सूरज का किरणें पृथ्वी के ऊपर जो गिरती है वो विषुव कहा गया। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, ठीक है ना। ये किस पोजीशन में होती है, ये 21 मार्च को होती है, 21 मार्च को होती है। इस पोजीशन में होता क्या है, अगर सूरज की किरणें, अगर ऐसा पृथ्वी है, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अगर ये 0 डिग्री ऊपर सीधा सीधा किरण गिरेगी, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, तो सीधा गिरेगी। इसमें क्या होगा, 0 डिग्री के ऊपर सीधा किरणें अगर सीधा गिरेगी तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में हमेशा दिन और रात एक जैसा होगा, यानी उसका लंबाई एक जैसा होगा, ठीक है ना। और इस पोजीशन में क्या होगा, इस तरह में क्या है, जब विंटर में नॉर्थ हेमिस्फीयर चूंकि विंटर होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दो तरह का होगा, डे 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 शॉर्ट होगा, ठीक है, और नाइट लॉन्ग होगा, ठीक है, यानी रात्रि लंबी होगी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। अब साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, तो इसमें क्या होगा, डे साउथ क्या होगा, ये लॉन्ग होगी, और नाइट यानी रात्रि शॉर्ट होगी, छोटी होगी, ठीक है, समझ में आया। 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस में उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहेगा, ठीक है, ठंड की शीत ऋतु रहेगी। शीत ऋतु में दिन छोटी होगी, रात बड़ी होगी। जस्ट इसका ऑपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, ठीक है। कारण कि सूरज की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है ना। और इससे पीछे कारण क्यों लंबवत पड़ेगी, इसलिए कि पृथ्वी सूरज के रेस्पेक्ट में उसके अगेंस्ट में 23.5 डिग्री झुका होना, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव तक किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। उसके जस्ट यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ देखा जाए यार, यहाँ सबसे पहले यहाँ 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है तो उत्तरी ध्रुव में स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग का मतलब होता है कि बसंत। तो बसंत जैसे अभी मार्च महीने का चल रहा है, आज कितना तारीख हो गया मार्च महीने का, आज हो गया 24 तारीख, तो 24 तारीख हो गया, तो हम लोग करते क्या है कि बसंत पंचमी मनाते हैं मार्च महीना में, ठीक है, बसंत इसी समय में, ठीक है। तो कब होती है, ये मार्च में होती है, तो जनवरी फरवरी मार्च तक यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। ऊपर में स्प्रिंग बसंत होता है, नीचे शरद होता है, शरद ऋतु। उत्तरी ध्रुव में बसंत और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऑटम। अब आते हैं क्या, यहाँ से आने के बाद जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ मार्च, यहाँ अप्रैल, यहाँ अप्रैल, मई, यहाँ पृथ्वी, यहाँ अप्रैल, यहाँ मई, ठीक है। फिर यहाँ आता है जून की बारी आ जाती है। जब जून की जब बारी आती है तो करती क्या है कि पृथ्वी सूरज के रेस्पेक्ट में पृथ्वी की ओर झुका होना,
ठीक है ना। पृथ्वी और झुका होना आपको पहले फिगर में बताए थे कि इधर सूरज यहाँ है, तो सूरज यहाँ, तो ये ऐसे ऐसे झुका होना, इधर झुका होना। तो जब सूरज की किरणें गिरेगी तो क्या होगा, 90 डिग्री परस्पर आगे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर सीधा गिरेगी, कर्क रेखा के ऊपर सीधे गिरेगी तो सीधा ऊपर की ओर चली जाएगी। तो यही चीज बता रहा है क्या, यही चीज बता रहा है क्या इसमें, कि जैसे ही अरे जैसे ही यहाँ जून की महीना आती है, तो जून की महीना होने के बाद इस क्षेत्र में कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा को सूरज की किरणें लंबवत गिरेगी और मकर रेखा में तिरछी गिरेगी। तो सर कर्क के ऊपर जब लंबवत गिरेगी तो क्या होगा, समर, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का महसूस होगा। समर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, समर का सीजन होगा, ठीक है ना। और दक्षिणी जस्ट उसका उल्टा होगा, विंटर आ जाएगा। इसके जस्ट वहां होगा, ये 22 दिसंबर के जस्ट उल्टा होगा जून में, 21 जून तक, ठीक है ना। तो 21 जून तक क्या होगा, 21 जून तक ऊपर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा, दिन लंबी होगी, रात छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी उसका जस्ट अपोजिट में रात, दिन छोटी होगी, रात लंबी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव में। ऊपर नॉर्थ में दक्षिण गर्मी का महसूस होगा। कारण क्या है कि सूरज की तरफ पृथ्वी का झुका होना, जिसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है, सूरज की किरणें ज्यादा पहुंचना, ठीक है, सीधी गिरना, कहां तक, कर्क रेखा तक। कर्क रेखा क्यों है, इसके पीछे बता रहा हूं कि कर्क रेखा ही क्यों माना है, 23.5 डिग्री क्यों है, इसीलिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती तो सीधा गिरती। क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसीलिए 23.5 डिग्री ही कर्क रेखा तक, मैक्सिमम कर्क रेखा तक ही पहुंचती है। ये भी एक लॉजिक है, इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21 जून 23.5 डिग्री, 21 जून 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा नाम दिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया गया है, वहां तक ही मैक्सिमम सूरज की किरणें क्यों पहुंचते, उससे आगे क्यों नहीं पहुंचते। कारण क्या है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका होना, ठीक है, यही हर जगह कंडीशन में लागू होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, नॉर्थ में समर, साउथ में विंटर। कहा 21 जून, ठीक है। इसको समर सोलिस्टिस कहा जाता है, ठीक है, इसको समर सोलिस्टिस कहा जाता है। समर सोलिस्टिस का मतलब होता है कि संक्रांति आयनंत, संक्रांति आयनंत या उत्तर आयनंत या कर्क संक्रांति। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कब है, कर्क संक्रांति जून महीना में, कर्क संक्रांति। या फिर इसको कह सकते हैं कि संक्रांति, सॉरी, उत्तर आयनंत, ठीक है ना, या फिर कर्क संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे, फिर यहाँ आ जाते हैं 23 सितंबर। तो 23 सितंबर की जो बात है, तो जून, यहाँ पृथ्वी आएगा जुलाई में, फिर यहाँ आएगा अगस्त, फिर यहाँ जाएगा सितंबर, फिर सितंबर में वही स्थिति है, सितंबर में फिर वही स्थिति है जो यहाँ था, क्योंकि पृथ्वी सूरज के अगेंस्ट में झुका हुआ नहीं रहेगा, वो झुका हुआ एक्सिस में तो रहेगा लेकिन उसके अगेंस्ट में झुका नहीं रहेगा। इसीलिए 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री को लंबवत पड़ेगा, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी की किरणें लंबवत पड़ेगा, ठीक है ना, लंबवत गिरेगी। तो ऊपर होगा एटम और दक्षिण होगा स्प्रिंग। एटम मतलब शरद हो जाएगा, नीचे होगा बसंत, ठीक है ना। अब इस पोजीशन में और इस पोजीशन में पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर, ठीक है, दिन और रात बराबर, यानी कब, 23 सितंबर 21 मार्च में, 23 सितंबर 21 मार्च में पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखा है उसके ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, और कर्क रेखा में जितना तिरछी गिरेगी उतना ही तिरछी मकर रेखा में भी गिरेगी। 66.5 डिग्री आर्क वृत्त में जितना गिरेगी, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त में भी उतना ही गिरेगी, ठीक है ना। तो दिन और रात समान होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही है मेन कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आगे यही चीज कह रहा है हिंदी मीडियम की जो है, ये सन है, ये उत्तरी आनंद है, ये दक्षिणी आनंद है, ऐसे होता है। अब इसमें कहा कि पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इतना होता है, इतना होता है, 4 वर्ष जुड़ा जाता है, 4 तो लीप ईयर की बात हो रहा है। पृथ्वी दीर्घवृत्त पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लाते हैं, ये दीर्घवृत्तिकार है, ये दीर्घवृत्तिकार है, जिसको एलिप्टिकल पथ कहा जाता है, एलिप्टिकल सर्किल, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल पथ, ठीक है, एलिप्टिकल पथ। फिर आगे कह रहा है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। आपको पहले ही पता था कि जो कक्ष है, जो अपना जो ये है कक्ष है, जो एक्सिस है, उसी में झुकी रहती है, ठीक है। एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी स्थित परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या
आगे कह रहा है क्या कि जून 21 जून को उत्तरी गोला सूरज की झुकी हुई रहती है, कर्क रेखा सीधी पड़ती है, किरणें सूरज की किरणें कर्क रेखा सीधी पड़ती है, पूरे उस क्षेत्र में अधिक उष्मा होती है, ठीक है ना। कर्क रेखा झुकी तो उष्मा अधिक होगा, वही पहले बताए थे। 6 महीने का, हाँ 6 महीने का लगातार दिन और रात, इसको समझ जाइए, ठीक है ना। बाकी वही है, उत्तरी आनंद 22 दिसंबर में ध्रुव की ओर झुके होने का कारण होता है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होती है, छोटी रातें, जो हम पहले बताए थे वही कहानी लिखी हुई है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, ठीक है ना, वही कहानी लिखी हुई है जो हम पहले हम बता दिए थे। मेन दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर 21 मार्च को, 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु होती है, वही आप जो आप पहले बताया सब वही चीज है। अब आपको कंसेप्ट है क्या कि 6 महीना रात और दिन का कंसेप्ट क्या है, पहले इसको समझिए। 6 महीना का क्या कंसेप्ट है, बहुत तो इसको समझ नहीं पाता कि 6 महीना का क्या कंसेप्ट है, क्या चक्कर है इसका। 6 महीना का चक्कर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 महीना का चक्कर आपको समझाते हैं। ये चक्कर बहुत खतरनाक चक्कर है, जो नहीं समझेगा वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए इस चक्कर को आराम से बैठ के ध्यान दीजिए, चक्कर मत खाइए, ठीक है ना। इसीलिए 6 महीना रात और दिन का जो चक्कर है, इस चक्कर को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इस चक्कर को समझने के लिए पहले इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहले इस ध्यान को देखिए, इसको ध्यान देखिए, इसको इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। इसको देखिए, इसको और इसको देखना है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, दिसंबर को, ठीक है। दिसंबर को देख लेते हैं, सॉरी सॉरी जुलाई को देख लेते हैं, जून को देख लेते हैं। देखिए, जून में क्या है, जून में क्या है कि जून में जो जून का महीना होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव गर्मी, दक्षिणी ध्रुव ठंड। उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा, दक्षिणी ध्रुव में दिन छोटा। उत्तरी ध्रुव में रात छोटा, दक्षिणी ध्रुव में रात बड़ा। इसीलिए पृथ्वी झुकी हुई है सूरज की तरफ, ठीक है ना। सूरज के तरफ झुकी हुई है, यहाँ सूरज है, इसको झुकी हुई है। तो इस पोजिशन में क्या बताए थे कि सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा ही क्यों पड़ती है, इसीलिए कर्क 23.5 डिग्री माना गया है, इसीलिए कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। यहाँ तक तो ठीक है। तो पहले इसको समझ जाइए, पहले एक फिगर बनाते हैं, पृथ्वी का एक फिगर बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा, कर्क जिसको कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 23.5 डिग्री साउथ, साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये मकर रेखा, ये मकर रेखा, ये सेशन लंबा होगा, आपको एक एक तोड़ के बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से धर से देखना है, ठीक है ना। 21 जून की जब बात करती है, 21 जून में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्क रेखा जो है, यहाँ पे सूरज की किरण पड़ती है, कब, 21 जून तक। 21 जून तक सूरज की किरण कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा तक पड़ती है। 21 जून, 21 जून, उसके आगे ऊपर नहीं जाएगी। कारण क्या है कि ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा माना गया है। उससे आगे सूरज की किरणें जाएगी नहीं, उसके सूरज की किरणें सीधा नहीं गिरेगी, कहने का मतलब सीधा नहीं गिरेगी, जाएगी तो लेकिन तिरछी जाएगी, ठीक है ना। अब उसमें होगा क्या है कि यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ तक है, तो इससे पहले इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ तो ध्यान दीजिए, अब 21 मार्च, 21 मार्च, मार्च 21 मार्च, 21 मार्च कहाँ है, 0 डिग्री के ऊपर है सूरज की किरणें। इसका पृथ्वी के ऊपर दिन और रात एक जैसा है, दिन और रात बराबर है, एक कहने मतलब बराबर है, यानी 12 घंटा दिन 12 घंटा का रात होगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों में, ठीक है ना। 21 मार्च तक, 21 मार्च तक, यहाँ मार्च हो गया। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है, अप्रैल आएगा। हमको जाना है जून तक, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी अपने एक्सिस में भी झुकी हुई है। तो मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आएगा, यहाँ तक अप्रैल आएगी, अप्रैल यहाँ पृथ्वी घूमते हुए अप्रैल यहाँ तक आएगी। तो अप्रैल आएगा तो होगा क्या कि सूरज की किरणें जो है मार्च से होते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। इसको ध्यान में देखिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ मई आएगी, मई आएगी, फिर ऊपर धीरे धीरे करते फिर बढ़ेगी। और जैसे ही जून आएगी, यहाँ तक, फिर यहाँ तक रुक जाएगी, ठीक है। तो जून तक कर्क रेखा,
समझ में आया? मार्च तक यहाँ है, और जैसे ही यहाँ पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो अप्रैल मई जून 3 महीना, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ कवर करेगी। तो जून तक यहाँ आएगी, तो मार्च से लेके जैसे ही जून तक यहाँ आएगी तो मार्च से लेके जून तक 3 महीना। 3 महीना क्या होगा? 3 महीना होगा क्या? 3 महीना क्या होगा? 3 महीना क्या होगा? 3 महीना आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 महीना यहाँ से 3 मंथ है, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ क्या होगा? 3 मंथ ऊपर की ओर, यानी कर्क विषुवत से मकर कर्क रेखा की ओर जाएगी 3 मंथ। तब तक क्या क्या होगा कि पृथ्वी की किरणें नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल की ओर पहुंचते जाएगा, ठीक है ना? नॉर्थ पोल की ओर क्रॉस होते हुए चले जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ से जब गई तो यहाँ 3 मंथ लगा, 3 मंथ लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मंथ लगा। अब जून से लेके, अब मार्च से लेके जून की ओर पृथ्वी की किरणें, सूरज की किरणें सीधा नॉर्थ पोल की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते गया, ठीक है ना? बढ़ते जाएगी, तो यहाँ धीरे धीरे उजाला होता रहेगा। जून से लेके क्या करेगा? जैसे यहाँ जून आ गया, जून से लेके यहाँ तक क्या है? सितंबर तक आएगी। तो जून से लेके फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ कर्क रेखा से होते हुए फिर जून, जुलाई, सितंबर, सॉरी जून, जुलाई, अगस्त होगा, सॉरी अगस्त होगा ना यहाँ पे, हाँ अगस्त, अगस्त, यहाँ सितंबर, तो 3 महीना, यहाँ भी 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। तो यहाँ से लेके क्या है? जून, जुलाई यहाँ तक आएगी, उसके बाद अगस्त यहाँ तक आएगी, और जैसे ही सितंबर फिर 0 डिग्री पर आ जाएगी। तो यहाँ से 3 महीना और यहाँ से 3 महीना, ये 3 मंथ और 3 मंथ, ये 3 मंथ और 3 मंथ 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ क्या होगा? 0 डिग्री के ऊपर ही सूरज की किरण गिरेगी। समझ में आया? जून से लेके सितंबर तक, सितंबर कब तक? 23 सितंबर तक, जून 21 जून से लेके 23 सितंबर तक, 21 मार्च से लेके, सॉरी 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, इधर 3 मंथ, यहाँ से लेके यहाँ 3 मंथ, 6 मंथ, यहाँ 3 मंथ, यहाँ 3 मंथ, 6 मंथ कहाँ रहेगा? 0 डिग्री के ऊपर ही किरण रहेगी। तो 0 डिग्री के ऊपर अगर किरण रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा के ऊपर किरण हमेशा रहेगी। तो कर्क रेखा के आसपास, मानी 0 से लेके कर्क रेखा के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना? कर्क रेखा से लेके 0 इसके बीच में ही रहेगी। तो इसमें होगा क्या कि नॉर्थ जो पोल है वहां तक हमेशा सूरज की किरणें तिरछी गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है ना? इसीलिए नॉर्थ पोल में 6 महीना का दिन रहेगी और साउथ पोल में जस्ट उल्टा, साउथ पोल में जस्ट उल्टा रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? साउथ पोल में 6 महीना का रात रहेगी। फिर दोबारा समझा देता हूँ, जून से मार्च से लेके सितंबर तक, मार्च से लेकर सितंबर तक होगा क्या है कि मार्च से लेकर सितंबर, जैसे ही मार्च होगा 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर मार्च 21 मार्च में 0 डिग्री के ऊपर सूरज की किरण गिरती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर। अब मार्च से लेकर सितंबर तक 0 से लेकर कर्क रेखा के बीच में ही अप डाउन करते रहेगी सूरज की किरणें। तो उस पोजीशन में होगा क्या है कि मार्च से लेकर जून और जून से लेकर कर्क रेखा तक, जून जो है 21 जून तक कर्क रेखा तक पीक पॉइंट में रहेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे उतरेगी, जैसे यहाँ समझाए थे, ठीक है ना? तो जैसे जैसे उतरेगी तो उसमें होगा क्या है कि सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध तक तिरछी गिरेगी, कम पहुंच जाएगी लेकिन पहुंच जाएगी, दिन की आभास रहेगी। अब जस्ट दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा रात रहेगी, क्योंकि हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इस पोजिशन में दक्षिणी गोलार्ध यहाँ है, तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो फिर इधर क्या होगा? इधर नाइट होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसका उल्टा होगा कि 6 महीना रात और 6 महीना दिन, ठीक है ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आगे क्या है? आगे तो और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। वही चीज लिखा हुआ है इसमें, सर्किल एक्सपीरियंस नॉर्थ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड, समर सॉलिस्टिस, कैप्रिकॉर्न रिसीव, 23.5 डिग्री का लार्ज पोजीशन ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर, गेट लाइट ज्यादा पड़ेगा, थर्ड डायरेक्शन होगा, उसके बाद होल साउदर्न इक्विनॉक्स हो जाएगा, इक्विनॉक्स हो जाएगा। यही सब आपको कहानी पूरा जो लिखा हुआ है, यही चीज आपको डिटेल्स में बताया। 23 सितंबर इट इज द ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको यही कहानी बता दिया। स्प्रिंग सीजन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट मार्च, ठीक है ना? तो यही कहानी आपको हम समझा दिया। आगे क्या है? आगे क्या होगा आपको इसको मोटा मोटी देख लीजिए, ठीक है ना? सेशन लंबा होगा लेकिन अच्छा से देख लीजिए, ठीक है ना? इसमें कह रहा है क्या कि विषुवत रेखीय भाग में, ठीक है, विषुवत रेखीय भाग में, विषुवत रेखीय भाग में
विषुवत रेखा के भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त कहा गया है। विषुवत रेखा जो है प्रकाशीय वृत्त कहा गया है, वहां हमेशा दिन और रात बराबर होगा, बाकी हमेशा चेंज होगा, पहली बात बनता है। और तो विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है, कि अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे के अधिक होती है, समय प्राप्त करते हैं। यहाँ दिन और रात की छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन अवधि 6 महीने की होती है और दक्षिण ध्रुव 6 महीने। अभी जो कहानी बताई, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट 12 आवर्स मोर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द March 21 September. Therefore the days are long and night short are as you move towards the north pole, ठीक है ना, the length of the day increase during time, the duration of the day at the north pole is 6 months and the south pole, ठीक है ना। तो यही कहानी है। आगे कह रहा है क्या कि कक्ष तल से पृथ्वी का अक्ष से झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ऋतु का परिवर्तन क्या होता है, अपना कक्ष तल से झुका होना, ठीक है ना। जब पृथ्वी अक्ष उत्तरी भाग सूरज की ये अक्ष में झुका होना, ठीक है ना, सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, तो इस अवधि में दिन की अवधि लंबी होती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। आपको पूरा कहानी पूरा का पूरा बताएं, क्योंकि इस समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी एवं कम अवधि पड़ती है। जब पृथ्वी अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर, उसके अगेंस्ट में उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणें सीधे ना पड़ के तिरछी पड़ती है। आपको पहले बताते, कम अवधि के लिए पड़ती है, अवधि भी कम होती है। पूर्णम सारी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। पूरा कहानी बताया था इंग्लिश में। सीजन इंग्लिश मीडियम, सीजन चेंज ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस relative to its orbit plane when the northern part of the earth axis tilted toward the sun rays directly over the hemisphere during the period of the day, the longer resulting summer in the northern hemisphere and winter season in the hemisphere, ठीक है ना। it is the decade of this time the sun rays at the angle of the, तो कहानी पूरा बता दिया था, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्या कि 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर था, आपको बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना। लंबत होती है 21 मार्च सूर्य की किरणें उत्तरायण होने के कारण 21 मार्च के बाद आपको बताया था 21 मार्च के बाद फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है, कर्क क्रिया को बढ़ते जाती है। होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है 21 मार्च के बाद। 21 मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। 21 जून तक सूर्य की रेखा लंबवत पड़ती है, कहाँ पे, कर्क रेखा पे। आपको पहले बताए थे कहानी, इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है या ग्रीष्म आयनंत कहा जाता है, पहले लिख दिए थे हम। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इस शीत ऋतु होती है, ठीक है ना। 21 जून को पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर होती है और उन्मुख होती है। परिणाम धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, ठंडी होती है, तो हो गया कहानी। Yeah, English medium, the 1 March 25, the sun rises with the preparation of the earth equator after the March 21st. Sun moves northern and length of the day and the northern hemisphere. Beginner the increase, marking the arrival of the sun. The June 21st and 22nd, या फिर 21st ही लिखा रहता है। The sun become the perpendicular in the Tropic of Cancer. ठीक है ना। This condition is known as the summer solstice. पहले बताए थे summer solstice होती है, ठीक है ना। उसके बाद जून 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गर डे, द शॉर्टेस्ट नाइट, पूरा कहानी बताए थे। एट दिस टाइम विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर का सीजन होता है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि आफ्टर जून 21 अंटिल द सितंबर 21 से लेके 23 सितंबर तक the sun moves back towards the equator. As the result, the heat, the northern hemisphere, that gradually begin the decrease. आपको कहानी पूरा बताए थे, आप लोग इसको लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं मेन पॉइंट को। You can write and note down this point very important for your the view of preparation examination, ठीक है, ओके। So you can write down when you will watch this video in recorded. You can pause this video and note down this point, because this point is
very important in the view of your examination. It is the very important this स्टेटमेंट, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है देखो, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की और उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में होती है, जस्ट उसका विपरीत हो गया। इस स्थिति में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लंबवत चमकता है। इस स्थिति में मकर संक्रांति 80 विंटर सोल्स्टिस होता है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा सर्वाधिक अवधि वाला होता है, रात छोटी होती है। बात वही कहानी हो गया जो पहले बताए थे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन होती है, ठीक है। विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसकी जस्ट विपरीत होती है। उस समय उच्च बागदा शीत ऋतु होती है दक्षिण, क्योंकि कर्क रेखा सूरज की किरणें कृषि पड़ती है, ठीक है ना। पहले बताए थे, इतना अच्छा फिगर से हम समझाए थे, उससे भी नहीं समझेंगे तो इसमें मेरा गलती नहीं है, आप लोग का गलती होगा। आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा से सेशन देखना यार, अच्छा से देखना, बिल्कुल एकदम पॉज कर करके, ठीक है ना। पॉज कर करके, इतना मेहनत फ्री में सेशन करा रहा हूं मैं, और बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि एक एक चीज, क्योंकि ऐसा यूट्यूब में और ऑनलाइन कहीं नहीं होगा टीचर, एक एक चीज अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम पॉइंट लिख के लेके आए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही पूरा का पूरा कहानी इसको पॉज करके पढ़ते रहना। ये पूरा का पूरा हम बता दिए हैं, इसको सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, ठीक। इसलिए हम हट जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थिति में सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए अक्षांश रेखा का आधा भाग सूरज के प्रकाश प्राप्त करता है और सर्वत्र दिन रात की अवधि समान होती है, पहले बता दिए थे। इन तिथियों में दिन और रात की अवधि का समान रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों में स्थितियों में विषुव अथवा शाम रात दिन कहा जाता है। जो विषुव होता है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, सॉरी सॉरी, ये जो विषुव है ना, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, हाँ तो सही तो है, बिल्कुल तो कहा जाता है। 21 मार्च तक स्थिति बसंत स्थिति, 23 स्थिति को शरद स्थिति कहा जाता है। जब अंडाकार सूरज अंडाकार कक्ष के सहारे बसंत विषुव शरद दिशा में होती है, तो इसका दिशांत शून्य होता है, उस समय पृथ्वी दिक्पात शून्य होता है। तो ये पूरा पूरा कहानी लिख चुके हैं। 21 मार्च कल स्प्रिंग एंड इक्विनॉक्स पूरा फिगर में समझाए हैं। इसको स्क्रीन को जो है करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट में क्या भाई, नेक्स्ट में इसको एक हम शॉर्ट में कर दिया है। क्या क्या, अर्थ हैज टू मोशन, कितना मोशन है, कितनी गति है, 2 गति है। मोशन मीनिंग टाइम रिजल्ट, ठीक है। मोशन क्या है, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 क्या है, रोटेशन, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में चक्कर चक्कर अपने एक्सिस में, ठीक है ना, स्पिन में। कितना समय लेती है, टाइम टेकन 24 आवर। रिजल्ट क्या है, दिन और रात। ये सब पहले बता चुका है यार, तुम लोग पढ़ते उड़ते नहीं हो, सही से पढ़ा करो। रिवोल्यूशन क्या है, परिक्रमण, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, परिक्रमण करती है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या है, 65 डिग्री, सॉरी 65 दिन, यानी 365 और 6 घंटा का दिन होता है। इसमें क्या होता है रिजल्ट, सीजन का चेंजिंग होता है, ठीक है ना। इतना अच्छा से हम बनाए हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस में, क्या होता है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में। ये एक्सिस है, ये एक्सिस होती है, ठीक है ना, घूमते रहती है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल। फीचर्स, डिटेल्स, फीचर क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, किधर है, ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर घूमती है। कितना बार बताएंगे तुम लोगों को, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ये वेस्ट, ये ईस्ट है, ये एक्सिस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमते रहती है। टाइम क्या लेती है, 24 आवर। एक्सिस इंक्लिनेशन क्या है, 66.5 डिग्री ऑर्बिटल, 20 बार बता चुका हूं मैं पिछले क्लास में, इसी क्लास में। डेली मोशन क्या होता है, कल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, हिंदी मीडियम, पृथ्वी दिवस, ठीक है ना। इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति क्या है, हाफ अर्थ रिसीव सनलाइट, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, याद है, वही कह रहा है इल्यूमिनेशन। आगे क्या रहा है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इमेजिनरी लाइन डिवाइड डे एंड नाइट, बार बार बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, फेसिंग सन डे, जब इल्यूमिनेशन, जब सूरज की ओर जब फेस होगा, उसके मुख होगा तो क्या होगा, दिन होगा। वे फ्रॉम द सन, जब सूरज की जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नाइट होगा। ड्यू टू स्फेरिकल शेप, क्या है, ओनली हाफ ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों, ऐसा क्यों होता है, स्फेरिकल शेप के कारण, किसका, पृथ्वी का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। डे एंड नाइट क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्सपोजर ऑफ द सन,
सन के रेस्पेक्ट में एक दिन बाद एक दिन डे और नाइट होता है। टाइम डिफरेंस क्या है? बेसिक टाइम जोन शुरू हो जाता है। रोटेशन जब होती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है? टाइम डिफरेंस क्या है? बेसिक टाइम जोन्स। अरे दिन रात होता है, इसी में होता है ना। उधर दिन है तो इधर रात है, टाइम जोन इसी में तो बढ़ता है। हमारे जो प्यारा भारत है उसमें 29 डिग्री देशांतर में बटा हुआ है। सारे सारे 5 घंटा जो ग्रीनविच मीन टाइम उससे आगे है। वही तो कह रहा है, बेसिक टाइम जोन बनता है इसमें, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन विंड, कोरियोलिस इफेक्ट होता है, इसको आगे पढ़ाएंगे। जब ये रोटेशन होता है तो कोरियोलिस फोर्स, ये कोरियोलिस फोर्स बनती है। इसको अभी मत समझो, जब होने का इसको नोट डाउन कर लो। सनराइज एंड सनसेट होती है, ये अपीयरेंस मोशन ऑफ द सन। मोशन जब पृथ्वी की होते है तो लगता है कि सूरज डूबी और उठी, लेकिन पृथ्वी रोटेट होती है, सूरज डूबती उबती नहीं है। पृथ्वी जैसा है, सूरज जैसा वैसा है वहां पे, ठीक है। भ्रम मत करो। आगे क्या कर रहा है? अर्थ एक्सिस रिमेन्स टिल्टेड ऑन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। जब परिक्रमण करती है सूरज के चारों ओर पृथ्वी, तो क्या करती, वही कह रहा है इसमें। वही करता है कि अर्थ एक्सिस टिल्टेड, अर्थ का जो एक्सिस है, का जो एक्सिस है हमेशा टिल्टेड रहती है सेम डायरेक्शन में। आपको 20 बार बताया इसी सेशन में, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो उसका क्या होता है? पैरामीटर क्या है? एक्सियल टिल्ट है, कितना? 23.5 डिग्री। ये भी 20 बार है। द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सियल टिल्ट, द अर्थ इज इंक्लाइंड 23.5 डिग्री। ओके। एंगल ऑर्बिटल प्लेन 26.5। the respect of its orbit of the sun, that means the orbital inclined 66.5 डिग्री। बार बार बताए हैं, ठीक है ना। आगे देखो, समर सोलिस्टिस 21 जून। फीचर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। फीचर्स क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका साउथ हेमिस्फीयर क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। सन रेज जब 21 जून को होता है, 21 जून कहाँ होता है? अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव में, हमारा प्यारा उत्तरी ध्रुव में है, तो हम लोग भी उत्तरी ध्रुव में हुआ ना। आज दिल्ली में पढ़ा रहा हूं मैं, तो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है। हमारे प्यारा भारत में है, तो भारत कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव में क्या है? यहाँ ध्रुव की बात कर रहा है। उत्तरी ध्रुव में क्या है? जब 21 जून तक होती है तो क्या होता है? सन रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग रेज होता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, कर्क रेखा, ठीक है। तो क्या है? स्लैंटिंग रेज होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिरछी होगी। सीजन गर्मी होगा, हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, ठीक है ना। डे एंड डे लेंथ, दिन की लंबाई लॉन्गेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर का शॉर्टेस्ट। पोलर रीजन में 24 आवर डे लाइट। ये बताना भूल गए थे। जब समर सीजन होगा, 21 जून होगा, यानी कर्क रेखा के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेगी, तो कर्क रेखा के ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां 24 घंटा का दिन होगा। कारण क्या कि वहां रात होता ही नहीं है, क्योंकि 6 महीना का दिन होगा। तो 6 महीना का जब दिन होगा तो 24 घंटा तो 6 महीने के दिन के अंदर में आता है ना। बात ये है ना, हर एक चीज बोलना जरूरी है क्या? 24 आवर डे लाइट। नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है? लॉन्ग नाइट होगा, ठीक है। आगे देखो, विंटर 22 दिसंबर को देखो। फीचर्स क्या है कि अगर सन का रेज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा तो स्लैंटिंग होगा, तिरछी होगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? डायरेक्ट एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। मकर रेखा 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर क्या होगा? डायरेक्ट सन गिरेगी। वही सन रेज की बात कर रहा है, सूरज की किरणें की बात कर रही है। सीजन क्या होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में? विंटर होगी, यानी शीत होगी, शीत। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म, ठीक है ना। डे लेंथ छोटी होगी, ये लंबी होगी। आगे और है क्या? इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, विषुव, इक्वल से आया है इक्विनॉक्स। यानी पृथ्वी है, इसके चारों ओर दिन और रात का बराबर होना, यानी दिन बराबर होगा तो रात भी बराबर होगा, रात बराबर होगा तो दिन की बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है? सन रेज वर्टिकल, ये टेढ़ा लिख दिया है, वर्टिकल या इक्वेटर, डे एंड नाइट इक्वल एवरीवेयर, हर जगह एक जैसा होगा। हेमिस्फीयर टिल्ट क्या होगा? नॉन, क्योंकि पहले ही बताए थे कि इक्विनॉक्स में द रेस्पेक्ट ऑफ द सन, सूरज के रेस्पेक्ट में देयर इज नो टिल्टेड of these equinox. That means
21st March and 23rd September. After that these days, all the season, the earth is tilted in the respect of sun. ओके, यही बात है। तो टाइप ऑफ इक्विनॉक्स क्या है? टाइप ऑफ इक्विनॉक्स डेट है यहाँ पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग क्या है? बसंत ऋतु है, जहां हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटम होगा, शरद होगा। 23 सितंबर में क्या है? ऑटम होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी शरद हो जाएगा। और स्प्रिंग क्या हो जाएगा? यहाँ बसंत हो जाएगा। आगा और है क्या? और बाप रे कितना है यार। हाँ, व्हाई पोल हैव 6 मंथ। अरे लिखते लिखते अब चेंज करते हैं। पोल, ध्रुव में 6 मंथ का डे और नाइट क्यों होती है? बेसिक, रोटेशन, रिवोल्यूशन। दो चीज, मोशन, स्पिन ऑफ एक्सिस में झुका होना। मोशन में क्या? ऑर्बिट अराउंड द सन, रिवोल्यूशन। यही चीज तो है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई द पोल इज 6 मंथ डे और 6 month night. Why? There are two reasons. Only the first reason is rotation. That means the spin of axis. Second is the orbital around the sun. Orbit around the sun. ठीक है ना? टाइम 24 आवर होगा रोटेशन में, 36.1/4 यानी 6 घंटा। काउजेज दिन रात होगा। यहाँ क्या होगा? सीजन चेंज होगा। ठीक है ना? आगे और है क्या? बस हो गया, यहां तक हो गया। बार बार देखो, बड़ा मेहनत लगा है फ्री सेशन में। ओके, गुड बाय।